सो आ गए हैं हम रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज का वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। क्वेश्चन नंबर 1, द रिलेशन एफ इज़ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दैट इज़ कंडीशन है 0 से 3। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है एग्जाम्पल में, ठीक है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है बेसिकली। कहाँ गया देखता हूँ, कहाँ गया क्वेश्चन करवाया है मैंने। ये रहा क्वेश्चन, देखा, ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे करवाया था, जो कि आपके एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज का ही था, ठीक है। तो मैं और इसको नहीं करवा रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, तो टाइम बच जाएगा अपना कॉपी, ठीक है। सो पहला वाला क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर लिया था जब हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे, ठीक है। खैर, क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑलरेडी हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, then we have to find f of 1.1 minus f of 1 divided by 1.1 minus 1। ये हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे? बहुत आसान है, बस सिंपली हमें क्या करना होगा, हमें फंक्शन के अंदर इनपुट देना होगा 1.1। तो x के जगह पर 1.1 दोगे तो 1.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो f 1.1 का क्या मतलब है? f 1.1 का मतलब होगा कि 1.1 का स्क्वायर, मतलब x के जगह पर हमने 1.1 को इनपुट किया है। तो बस लिखो इसमें 1.1 का स्क्वायर माइनस f ऑफ 1 का मतलब क्या कि तुमने x के जगह पर 1 पुट किया, तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा 1 का स्क्वायर, दैट इज़ 1, तो -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1, 1.1 माइनस 1, ठीक है। अब गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको a प्लस बी, a माइनस बी लिख लो, a माइनस बी इंटू a प्लस बी डिवाइडेड बाय नीचे आपका 1.1 माइनस 1 है। अब कौन कौन से कैंसिल चले जाएंगे? ये वाला और ये वाला कैंसिल चला जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ ये। तो बेसिकली ये कितना बच जाएगा? 2.1 इज़ द आंसर, ठीक है। 1.1 प्लस 1, 2.1 इज़ द आंसर। बहुत आसान है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। हमें इस वाले फंक्शन का क्या निकालना है? डोमेन निकालना है। हमेशा याद रखना, डोमेन निकालने का मतलब होता है डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं होने देना है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि x के कौन कौन से वैल्यूज़ के लिए डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है? तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको हम प्राइम फैक्टराइज बोल रहा हूँ, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अगर होता है तो करेंगे, अगर नहीं होता तो भाई साहब कुछ करे तो और दूसरा तरकीब यूज़ करना होगा। लेकिन अगर ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से हो जाता है तो बेसिकली हम वही से करेंगे इसको। तो बस ऊपर का क्या होगा? ऊपर का तो भाई बहुत आसान हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय, अब इसको हम प्राइम फैक्टराइज बार मिडिल टर्म करते हैं, तो मिडिल टर्म करने से ये हो जाएगा आपका 12 प्लस में बोला है ना, तो x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। आप खुद कर सकते हो, मैंने शॉर्टकट तरीके से कर दिया है जल्दी से। अब देखिए, हमें ये पता चल गया है कि डिनोमिनेटर में x का क्या वैल्यू देंगे तो डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा।
तो बेसिकली अगर मैं x का वैल्यू 6 दूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। और अगर मैं x का वैल्यू 2 दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि x का वैल्यू 6 और 2 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी रियल नंबर आप दे सकते हैं। तो बेसिकली डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। ठीक है, तुम कोई भी रियल नंबर दे सकते हो एक्सेप्ट 2,6। 2 और 6 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर दोगे तो तुमको एक वैलिड आउटपुट मिलेगा फंक्शन का। लेकिन अगर 6 दिया या फिर 2 दिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि हमें होने नहीं देना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन इन रेंज ऑफ द फंक्शन x-1 का स्क्वायर रूट। x-1 का स्क्वायर रूट बहुत आसान है। देखो, तो बेसिकली डोमेन निकालना है। डोमेन निकालना सबको आता है। डोमेन मतलब क्या, x के पॉसिबल वैल्यूज़। तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो आपका ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा x-1 शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0। यहाँ से x शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली हमारा डोमेन क्या हो गया, हमारा डोमेन हो गया कि 1 से बड़ा कोई भी रियल नंबर, तो 1 या फिर 1 से बड़ा। 1 कॉमा इन्फिनिटी भी लिख सकते हो इंटरवल के फॉर्म में, ये भी आपका आंसर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दिस इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन तो हमें पता चल गया है, अब रेंज कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है भाई साहब कि रेंज निकालने के लिए हमें सबसे पहले x का मिनिमम वैल्यू चाहिए होता है और x का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होता है। सही बात है, जी हाँ। अब बात यह है कि x का मिनिमम वैल्यू कितना है। तो आप देख सकते हैं कि x का मिनिमम वैल्यू कितना है, 1 है। सही बात है। ये जो हमने निकाला है किसका वैल्यू है, ये किसका रेंज है, सॉरी रेंज बोल रहा हूँ, ये किसका तुम्हारा पॉसिबल वैल्यूज़ है, ऑब्वियसली x का। तो x का सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सा है, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 1 है। तो यहाँ पर सबसे छोटा वैल्यू बैठेगा 1। तो 1 - 1 0, स्क्वायर के अंदर 0, सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर 0, तो बेसिकली 0 ही आता है। तो इसका मतलब फंक्शन का आउटपुट सबसे छोटा कब होगा, जब तुम x का वैल्यू सबसे छोटा दोगे, जो कि 1 है। तो जब हमने x का वैल्यू सबसे छोटा दिया तो f(x) का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज में 0 सबसे छोटा वैल्यू होगा स्क्वायर रूट का। ठीक है, मतलब फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू 0 है। अब x का मैक्सिमम वैल्यू दे दो भाई। x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है भाई, इनफाइनाइट। ठीक है, x का मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट है। तो तुम इनफाइनाइट से 1 माइनस करोगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तुम बड़े से नंबर का स्क्वायर रूट करोगे तो तुमको बड़ा सा नंबर ही मिलेगा। ठीक है, और तुम बड़े से नंबर में से तुम अगर -1 करते हो तो उसको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो बेसिकली इसका लार्जेस्ट वैल्यू इनफाइनाइट होगा। ठीक है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता बिकॉज स्क्वायर रूट कभी भी हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव ही देगा या फिर 0 देगा। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में 0 दे सकता है, कुछ कुछ केसेस में 0 नहीं दे सकता। ठीक है, जैसे कि इस केस में इसका आउटपुट में 0 आया, रेंज में 0 आया, कभी कभी नहीं भी आ सकता है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है। तो ये हो गया रेंज, ये हो गया डोमेन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें डोमेन और रेंज निकालना है मॉड फंक्शन का, मॉड ऑफ x-1 का। ठीक है, सही बात है। डोमेन तो सबको पता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन होगा कि x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है, बिकॉज मॉड के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मॉड के अंदर तुम नेगेटिव नहीं दे सकते, पॉजिटिव नहीं दे सकते। मॉड ऐसा नहीं करता। मॉड बोलेगा कि भाई तुम मुझे कुछ भी वैल्यू दोगे मैं इसका आउटपुट दूंगा, लेकिन मैं आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव दूंगा या फिर 0 दूंगा, लेकिन इनपुट तुम मुझे कोई भी रियल नंबर दे सकते हो। इरेशनल, रैशनल, फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो डोमेन तो भाई इसका सेल सा है, इसका डोमेन सबसे ईजी है, इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन रेंज क्या होगा वो देखते हैं, रेंज क्या होगा। ठीक है, बेसिकली रेंज क्या हो सकता है,
हमें पता है कि मॉड एक्स का रेंज क्या होता है। मॉड एक्स का रेंज होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब नॉन नेगेटिव। तो मॉड एक्स -1 का रेंज भी क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। या फिर तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर तुमको दिक्कत है तुम बेसिकली एक्स का सबसे लीस्ट वैल्यू यहाँ पर यूज़ करो। ठीक है, लीस्ट वैल्यू क्या हो सकता है एक्स का, -इन्फिनिटी, बिकॉज ऑल रियल नंबर है तो -इन्फिनिटी हो सकता है। जब तुम -इन्फिनिटी -1 करोगे तो बेसिकली तुमको -इन्फिनिटी मिलेगा। लेकिन -इन्फिनिटी का जब मॉड हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने x का लीस्ट वैल्यू उठाया या फिर x का लीस्ट वैल्यू मैंने लिया तो मुझे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अब वही मैं अगर x का यू कैन से क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम वैल्यू ले लूँ इन्फिनिटी, या फिर कह सकते हो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो सकता है, तो इन्फिनिटी -1 तो पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अब आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो वैल्यू है ये इन्फिनिटी ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस वाले मेथड से करने से थोड़ा दिक्कत हो सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है, हमेशा मॉड वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको बस लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए एक्स का वैल्यू 1 बिठा दो, सिंपल। लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए एक्स का वैल्यू जो इस यहाँ पर होगा वही इसका बिठा दो यहाँ पर। तो मॉड का वैल्यू लीस्ट कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, और सबसे बड़ा कितना हो सकता है, इन्फिनिटी। बस आपका रेंज इतना हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। जैसे हमने मॉड का रेंज देखा था, मॉड का रेंज वैसे ही होगा मॉड एक्स -1 का रेंज, कोई इसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये जो मेथड है इसी से करने का आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, दूसरे मेथड से आपको दिक्कत हो सकता है, ये मेथड ही मैंने सीखा था, आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ यही मेथड से आपको करना होगा। ठीक है, आसान होगा, बेसिकली आपके लिए ही आसान होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, लेट फंक्शन x, 1 अपॉन, अच्छा 1 नहीं है, x² अपॉन 1 + x² such that x belongs to real number, be a function from R to determine the range of f। फंक्शन का रेंज बताने के लिए बोला गया है। करने का टेक्निक क्या है, करने का टेक्निक ये है कि ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। ठीक है, बेसिकली x आपका इनपुट और ये आपका आउटपुट है। ठीक है, ये कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ पर ये आपका ऑर्डर्ड पेयर में गिवन है, और ऑर्डर्ड पेयर में गिवन होने का मतलब ये होता है, हमने देखा था कि सपोज एक रिलेशन गिवन है। ठीक है, एक रिलेशन में सपोज ऑर्डर्ड पेयर है 1, 2, 3, 5, 7, 11। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 इनपुट है, 2 उसका आउटपुट है। या फिर ऐसे कह सकते हो कि 1 का जो इमेज है वो है 2, 2 इज़ द इमेज ऑफ योर 1। इमेज का मतलब क्या, इमेज का मतलब ये है कि जब तुमने इनपुट में 1 दिया तो आउटपुट में तुमको क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर x आपका इनपुट है और ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, fx है, या फिर कह सकते हो y है। ठीक है, तो बेसिकली रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे समझ सकते हो कि f(x) = x² बाई 1 + x²। हमें इस फंक्शन का क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो मैंने आपको बताया था रेंज निकालने का टेक्निक क्या है कि f(x) को y मान लो। ठीक है ना, f(x) को y मान लो, तो y = x² डिवाइडेड बाई y + x²। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा y + yx² = x²। अब y को उस तरफ भेज देते हैं और इसको इस तरफ लाते हैं, तो yx² - x² = -y। यहाँ से x² कॉमन जाएगा कि नहीं, हाँ, तो x² इंटू कॉमन जाने से y - 1 = -y। अब बस x² = -y डिवाइडेड बाई
y माइनस वन, सही बात है। हाँ, अब बेसिकली स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर है तो इस तरफ स्क्वायर रूट बन जाएगा बेसिकली। रुको इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ। हाँ, तो बेसिकली x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर माइनस वाई डिवाइडेड बाय y माइनस वन। ठीक है, अब बात ये है कि हमें अभी क्या करना होगा। बेसिकली हमें अभी इस वाले पार्टिकुलर चीज़ का डोमेन निकालना होगा। ठीक है, जो हम डोमेन निकालेंगे वही बन जाएगा हमारा फंक्शन का रेंज। ये टेक्निक होता है। ठीक है, यही टेक्निक हमारे बुक्स में भी यूज़ किया गया है, सिंपल टेक्निक है। ठीक है, कि हमें सबसे पहले अगर x का फंक्शन हो, फंक्शन x के रिलेटेड है, ठीक है, तो हमें इसको y लिख के अभी x का वैल्यू y के टर्म्स में लिखना होगा और बस y का डोमेन निकालना होगा। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली ये जो पार्टिकुलर वैल्यू है ये आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब ये शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली सो माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0, व्हिच इम्प्लाइज आपका अगर मैं यहाँ पर माइनस को उस तरह भेजूँ तो साइन चेंज y डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन लेस इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर हम यूज़ कर सकेंगे अपना वेवी कर्व मेथड। तो ये एक होगा 0, एक होगा 1, प्लस माइनस प्लस लेस देन बोला है तो ये वाला रीजन होगा माइनस वाला रीजन। तो y बिलोंग्स टू 0,1। न्यूमरेटर में y है मतलब 0 है और डिनोमिनेटर में 1 है तो इसको एक्सक्लूड करना होगा। तो बेसिकली दिस इज़ योर रेंज, दिस इज़ योर रेंज। ठीक है, रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब है y का वैल्यू, y का पॉसिबल वैल्यू। तो हमने y का पॉसिबल वैल्यू निकाला कि y का पॉसिबल वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकता है, 0 से लेकर 1 तक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 0 इंक्लूडेड है और 1 एक्सक्लूडेड। क्यों एक्सक्लूडेड है 1? बिकॉज अगर तुम 1 दे दोगे इंक्लूड करके तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर में हमें 0 चाहिए तो y हमारा 0 हो सकता है, तो इसलिए हमने 0 को इंक्लूड किया है। ठीक है, अच्छा तो डोमेन, अच्छा क्या निकालने के लिए बोला था? रेंज निकाल लिया हमने इसका। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 या 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, लेट f बी ए फंक्शन f एन जी। अच्छा ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 और जी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 3। फाइंड f प्लस जी एफ माइनस जी एफ बाई जी। सो नाउ यू हैव टू फाइंड f प्लस जी। तो f प्लस जी हम कर सकते हैं, हमें देखा था कि रियल फंक्शंस को हम ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐड कर दो, इट इज़ एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, इट इज़ 3x माइनस 2। ठीक है, दिस इज़ द f प्लस जी। इसके बाद क्या पूछा, f माइनस जी करो। तो बेसिकली एफ एक्स माइनस जी एक्स करने के लिए बोला गया है। x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, तो बेसिकली इट इज़ 4 माइनस एक्स। ओके, अब इम्पॉर्टेंट है f बाई जी। f बाई जी इज़ इम्पॉर्टेंट। f बाई जी इट मीन्स एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। एफ एक्स क्या है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई जी एक्स क्या है, 2x माइनस 3। यहाँ तक आंसर लिखना इज़ इनकम्प्लीट, हमें कॉमा देकर लिखना होगा प्रोवाइडेड दैट x नॉट इक्वल टू 3/2। ठीक है, x का वैल्यू 3/2 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर x का वैल्यू 3/2 हो गया तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हमने डोमेन भी मेंशन कर दिया है। ठीक है, इट इज़ द रूल टू मेंशन और प्रोवाइड दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिनोमिनेटर बिकम्स 0। तो इसलिए ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना होगा प्रोवाइडेड दैट कि x का वैल्यू 3/2 नहीं हो सकता, 3/2 के अलावा कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो प्लस माइनस के केस में ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस
डिवाइड के केस में ऐसा लिखने का हमारे पास एक नियम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फंक्शन का एक सेट गिवन है रोस्टर फॉर्म में, और इसी फंक्शन को इस तरीके से भी डिफ़ाइन किया गया है फॉर्मूले के मदद से भी। तो फॉर्मूले के मदद से भी डिफ़ाइन किया गया है और सेट के फॉर्म से भी इसको डिफ़ाइन किया गया है। और बेसिकली ये जो फंक्शन है ये दो सेट के बीच में है, इंटीजर से इंटीजर सेट के बीच में, ठीक है, z टू z सेट के बीच में। और ये जो a और b है इनके कुछ इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, a और b फाइंड करना है। तो करेंगे कैसे? तो मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्डर्ड पेयर्स जब गिवन हो तो हम इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, हम इसे ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम इनपुट कहते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट है उसको हम आउटपुट कहते हैं, दैट इज़ आवर एफ एक्स एंड दिस इज़ आवर एक्स। ओके, सिमिलरली ये 2 हमारा इनपुट है, 3 हमारा आउटपुट, 0 हमारा इनपुट, -1 हमारा आउटपुट, -1 हमारा आउटपुट, -3 हमारा -1 हमारा इनपुट, -3 हमारा आउटपुट, 0 हमारा इनपुट, -1 हमारा आउटपुट। तो बेसिकली जब हमने अपने फंक्शन में इनपुट 1 दिया होगा तो हमने अपना आउटपुट जो है क्या पाया होगा, 1, ठीक है। यही हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखा हुआ है। इसका मतलब जब तुमने इनपुट में 1 दिया तो आउटपुट भी 1 ही आया। यहाँ से तुमको क्या मिलेगा, a और b के वैल्यूज़ मिलेंगे, सही है। इसके बाद जब तुमने इनपुट में 2 दिया तो आउटपुट तुमको कितना मिला, 3। तो यहाँ से तुमको फिर से a और b का रिलेशन मिलेगा, मतलब एक इक्वेशन मिलेगा। तो ये 3 के बराबर होगा, यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिलेगा, और इक्वेशन दोनों को सॉल्व करने के बाद a और b के वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तो बेसिकली हमें लिखना होगा सिंस 1,1 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू फंक्शन सेट विच इम्प्लाइज, अगर मैं इनपुट में 1 दूंगा तो बेसिकली आउटपुट भी मेरा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। सोचो इसको थोड़ा ऐसे कि मैंने इनपुट में x का वैल्यू 1 दिया, ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह पर 1 बिठाया, तो जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो भी 1 होगा अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर क्या कहता है कि इनपुट 1 आउटपुट भी 1। इस केस में इनपुट 2 आउटपुट 3। अब सिमिलरली यहाँ से मुझे क्या मिल गया, a + b = 1 करके एक मुझे इक्वेशन मिल गया है, ठीक है। अब करना क्या है, सिमिलरली तुम इनमें से भी कोई सा भी ले सकते हो, ये भी, तो मैं ये लेता हूँ, ठीक है। तो सिंस लिखो फिर से, सिंस 2,3 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू सेट ऑफ फंक्शन, इट इम्प्लाइज दैट कि अगर मैं इनपुट में 2 दूंगा तो आउटपुट कितना मिलेगा, 3। तो x की जगह पर 2 बिठाया तो आउटपुट 3, यहाँ से मुझे मिला 2a + b = 3। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हमने क्लास 10th में अगर 2 इक्वेशंस गिवन है और 2 वेरिएबल्स के गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, कोएफिशिएंट्स सेम करने होंगे। तो ऑब्वियसली इसका कोएफिशिएंट सेम है, बस हमें इसको माइनस करना होगा। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना होगा, इसको माइनस सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, इन दोनों इक्वेशंस को। तो सब्ट्रैक्ट करने के वक्त क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा -a, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2। यहाँ से a का वैल्यू हमें 2 मिल गया, ठीक है। a का वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब a का वैल्यू 2 मिल गया है तो b का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो तुम कोई सा भी इक्वेशन में a का वैल्यू पुट कर सकते हो। इक्वेशन 1 में a का वैल्यू पुट कर दो तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, बेसिकली -1, राइट। ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर। अब हो सकता है कि मैंने ये वाला ऑर्डर्ड पेयर यूज़ किया, तुम चाहो तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। खैर, ये तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था।
तो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। आर एक रिलेशन है, ठीक है, और इसमें ए कॉमा बी फॉर्म में है सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर करके एक और यू कैन से, मतलब एक और नहीं, सॉरी, मतलब रिलेशन को ही सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन किया गया है। ओके, आर द फॉलोइंग ट्रू। अच्छा, कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है वो हमें बताने हैं। पहला स्टेटमेंट, ए कॉमा ए बिलोंग टू रियल नंबर सेट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, यहाँ पर ये जो आर है ये रियल नंबर सेट है या रिलेशन सेट है, कौन सा है? आर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन सेट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यहाँ पर रिलेशन है या रियल नंबर सेट है? क्या करूँ, ये आई गेस रिलेशन वाला सेट की बात हो रही है यहाँ पर आर। खैर, इसको हम रिलेशन सेट ही मान लेते हैं, कैपिटल आर को रिलेशन का सेट ही मान रहा है, ठीक है, इसी सेट को ही मीन कर रहा है। खैर, हमें पूछा गया है क्या ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, बताओ। तो बेसिकली ए कॉमा ए अगर एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, अगर वो रिलेशन सेट को बिलोंग करने की कोशिश करता है फॉर ऑल बिलोंग्स, अच्छा ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अच्छा ठीक है समझ गया। बेसिकली अगर ए कॉमा ए करके एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, और ए आपका नेचुरल नंबर है, तो क्या ए कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन वाले सेट में हो पाएगा, मतलब रिलेशन वाले सेट में ज्वाइन कर पाएगा? तो बेसिकली इसका आंसर आप ऐसे समझ सकते हैं कि बेसिकली ए कॉमा ए, अब ए तो नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो 2,2 हो जाएगा, ठीक है, 2,2 हो जाएगा। अच्छा, अब कंडीशन क्या है रिलेशन सेट में घुसने का? रिलेशन सेट में घुसने का कंडीशन ये है कि a इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर में बेसिकली a कॉमा बी के फॉर्म में होना चाहिए, और ये जो a है ये b का स्क्वायर से बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर a का वैल्यू 2 हुआ, ठीक है, अगर a का वैल्यू 2 हुआ तो बेसिकली b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर अगर a कॉमा ए है तो a कॉमा ए मतलब क्या, दोनों ही सेम हो जाएंगे, 2,2। अब क्या, या अगर मैं a मानता हूँ उसको और इसको मैं अगर b का स्क्वायर मानता हूँ, ठीक है, तो क्या ये दोनों ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। तो सिंपली a है 2, तो b स्क्वायर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, सही बात है। तो b कितना होना चाहिए, +-2, ठीक है, +-2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, सिर्फ और सिर्फ +2 है, लेकिन -2 तो है ही नहीं, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ और भी इजी तरीके से, रुको, ठीक है। एक्चुअली मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था वहाँ पर, एक्चुअली b का स्क्वायर a के बराबर होना चाहिए। अगर b का वैल्यू 2 हुआ तो a का वैल्यू क्या होगा, 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 4 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इस कंडीशन को थोड़ा समझते हैं। इस कंडीशन में b का स्क्वायर a के बराबर है। नाउ लेट अस टेक b इक्वल टू 2। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a? a विल बी इक्वल टू b का स्क्वायर, और b का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 4। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर कैसा बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा a कॉमा बी, मतलब a कॉमा
सॉरी ए कॉमा नहीं, 4,2, सही बात है। बी का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 2 और ए का वैल्यू 4। लेकिन इस स्टेटमेंट में बोला गया कि ए कॉमा ए क्या रिलेशन सेट में आ सकता है। तो अगर ए कॉमा ए में मान लेता हूँ कि ए का वैल्यू 1 है या फिर 2 है, ठीक है, अगर 1 है, अगर ए का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो फिर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, देखो, ए का वैल्यू 1 लो, अच्छा बी का वैल्यू 1 लो तुम, सिंपल, ठीक है, बी का वैल्यू 1 लो, तो ए का वैल्यू क्या होगा, बी का स्क्वायर, दैट इज़ 1 का स्क्वायर 1। इसका मतलब ए का वैल्यू भी 1 आ रहा है, बी का वैल्यू भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो इस बी को तुम ए ही मान लो, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए मैंने इसको बी लिया, इसको तुम ए ही मान सकते हो। खैर, तो ये ऑर्डर पेयर कैसा बनेगा, 1,1, ठीक है। अब देखो इसमें ये क्या ए कॉमा ए फॉर्म में नहीं आ रहा, जी हाँ, क्या ये ए कॉमा ए फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। कैसे, बिकॉज ये भी ए का वैल्यू है, ये भी ए का वैल्यू है, तो मैंने इसको ए कॉमा ए लिख दिया। लेकिन क्या ये ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, मतलब तुम कोई भी नेचुरल नंबर दोगे तो ऐसा होगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ गिने चुने नेचुरल नंबर्स के लिए ऐसा पॉसिबल है। तो इसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने देखा कि 1 के साथ तो इसका कोई मतलब दुश्मनी नहीं है। लेकिन अगर मैं वही b का वैल्यू 2 ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं b का वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो a का वैल्यू हो जाएगा b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया, 4,2, 4,2। अब ज़रा सोचो, क्या ये a कॉमा ए फॉर्म में है, क्या ये a कॉमा ए फॉर्म में है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर a जो है, यहाँ पर a क्या है, 4 है, और यहाँ पर जो दूसरा एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो a के वैल्यू जैसा नहीं है, ठीक है, a के वैल्यू के साथ सेम नहीं है, वो a के वैल्यू से डिफरेंट है। a का वैल्यू तो 4 है, लेकिन यहाँ पर तो ये 2 है, मतलब ये a का वैल्यू नहीं है, कुछ और है। तो इसका मतलब थोड़ा सा समझेंगे तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई साहब ये a कॉमा ए रिलेशन सेट को बिलोंग नहीं कर सकता, बिकॉज ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि 1,1 आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या ये ट्रू है, तो ये फॉल्स हो जाएगा आंसर, बिकॉज ये कुछ गिने चुने मतलब नेचुरल नंबर्स के लिए ही ये ट्रू है, ठीक है। जैसे कि 1 के लिए ट्रू है, बाकी के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। बाकी तुम ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसमें a कॉमा ए आपका रिलेशन सेट को बिलोंग करेगा, बिकॉज अगर तुम b को 2 लोगे तो a आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अगर b 3 लोगे तो a आपका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो सेम तो आएगा ही नहीं, सेम आएगा ही नहीं, हमेशा कभी भी आएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 के केस में आएगा, लेकिन वो इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज हमें पूछा गया कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए क्या ये ट्रू है, तो इट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे है, लिखना आपको ऐसे है कि इन केस ऑफ टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देखो, हाँ, इन केस ऑफ 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर द स्क्वायर ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, दैट इज इट्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ a कॉमा ए, देयरफॉर ये आपका फॉल्स है। तो रीज़न क्या लिखा मैंने कि मैंने 2 मान लिया, 2 भी तो नेचुरल नंबर ही है, ठीक है, 2 मान लिया, लेकिन 2 के केस में जब 2 कॉमा नहीं, जब ये वाला कंडीशन लगा 2 के केस में, तो बेसिकली एक 2 हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया 4, या फिर ऐसा कह सकते हो एक 4 हो गया, दूसरा हो गया 2, जो कि आपका a कॉमा ए के फॉर्म में नहीं है। अब मुझे बताओ a कॉमा ए मतलब क्या,
कि दोनों के दोनों एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। क्या यहाँ पर दोनों के दोनों एलिमेंट्स सेम है? नहीं है। तो बेसिकली सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ये फॉल्स माना जाता है। अब तुम यहाँ पर 2 या यहाँ पर 3 भी लिख सकते हो, फिर यहाँ पर लिखना होगा स्क्वायर ऑफ 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो ये फॉल्स है बेसिकली। रोमन 2 A comma B belongs to rational relation set implies B comma A also belongs to rational set, sorry relation set। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो बेसिकली इट इज़ ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ट्रू। क्यों? बिकॉज मान लेते हैं कि A का वैल्यू 3 है और B का वैल्यू 9 है। अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिया, A का वैल्यू 9 है, B का वैल्यू 3 है। लेकिन इसको मैं अगर उल्टा करूँ तो क्या होगा? 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। सही बात है, जी हाँ। लेकिन 3 और 9 जो है बेसिकली A इक्वल्स टू बी स्क्वायर का जो रूल है ये फॉलो नहीं करता। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो जैसे कि सपोज़ इसको मैंने ऐसे लिखा कि 9,3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, 9 और 3 दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, एंड 9 जो है वो 3 का स्क्वायर भी है, ठीक है, बिकॉज कंडीशन क्या था रिलेशन सेट का कि A आपका B का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये हमारा A है, ये हमारा B है। तो जब मैंने B का स्क्वायर किया मतलब 3 का स्क्वायर किया तभी मुझे 9 मिला। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये आपका रिलेशन वाले सेट में है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा 9 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। अब बट 3,9 does not belong to relation set, does not belong to relation set because 3 not equal to 9 का स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ? बेसिकली हमने क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है, ऑर्डर जो है चेंज किया। तो ऑर्डर चेंज करने से, ठीक है, ये आपका बन गया अभी A, ये आपका बन गया B। अच्छा तुम इसको छोड़ो भाई, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तुम मानो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का और ये सेकंड एलिमेंट है। मतलब बेसिकली कंडीशन क्या था? कंडीशन था कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन है किसका? रिलेशन सेट का। तो रिलेशन सेट का कंडीशन है ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट उसके सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट उसके सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं? हाँ। लेकिन क्या इस केस में ऐसा है? अगर हम ऑर्डर्ड पेयर को उल्टा कर दें, ऑर्डर चेंज कर दें, तो क्या ऐसा है? तो अभी बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर एंड दिस इज़ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। क्या फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर है? नहीं है भाई, 9 का स्क्वायर थोड़ी 3 होता है ना। तो बेसिकली जब हम ऑर्डर चेंज कर देंगे तो ये आपके रिलेशन सेट में नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? बिकॉज रिलेशन सेट में आने के लिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, जो कि इस केस में नहीं हो रहा है बिकॉज ये जो है 3 जो है वो 9 के स्क्वायर के बराबर नहीं होता। 9 का स्क्वायर 81 के बराबर नहीं होता, ठीक है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा बेसिकली, देयरफॉर फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। फिर रोमान 3, A comma B belongs to relation set B comma C belongs to relation set implies A comma C belongs to relation set। ठीक है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? एग्जाम्पल लेते हैं भाई, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा। मान लेते हैं ए हमारा 9 है, बी हमारा 3 है, बी हमारा 3 है, सी हमारा रुको 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 रुको, बी कॉमा सी, हाँ ये ऐसे कर सकते हैं। ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ओके। बी जो है इसको मैं 16 मान लेता हूँ, सी को 4 मान लेता हूँ। अब देखा जाए तो ए और सी जो है, ए कितना है हमारा 9, सी है हमारा 4। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ ऐसे। तो बेसिकली हुआ क्या, हमने एग्जांपल्स लिया, ठीक है, एक एजम्पशंस किया कि ए का वैल्यू 9 मान लिया, बी का वैल्यू 3 मान लिया। और देखो हमने कुछ ऐसे वैसे वैल्यूज़ नहीं लिए, हमने ऐसा वो वाला कंडीशन दिमाग में रखते हुए किया कि फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई किया। देखो सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, ऑर्डर पेयर का इसका स्क्वायर इसके बराबर। ठीक है, अच्छा तो अगर हम गौर से देखें तो ये आपका रिलेशन सेट को बिलोंग करेगा। क्यों? बिकॉज इसने ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई किया। ये भी इसको बिलोंग करेगा बिकॉज इसने भी ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई किया, और दोनों नेचुरल नंबर्स भी हैं। लेकिन ए कॉमा सी रिलेशन वाले सेट को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज ए का वैल्यू हमने 9 लिया था और सी का वैल्यू 4, तो ए का वैल्यू 9, सी का वैल्यू 4, तो क्या 4 का स्क्वायर 9 होता है? नहीं होता। तो बेसिकली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए कॉमा सी आपका रिलेशन वाले सेट में आएगा। सही बात है। तो इसीलिए सिंपल से एग्जांपल की मदद से हमने इसको समझाया। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि 9,3 रिलेशन सेट को बिलोंग करता है, 16,4 रिलेशन वाले सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी, दिस इज़ योर बी, दिस इज़ योर सी। तो अब हमें ये लिखना होगा कि रीज़न भी लिख सकते हो कि 9,3 क्यों रिलेशन सेट को बिलोंग करता है। एज 9, 3, 16, 4 सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। पहला कंडीशन था नेचुरल नंबर होना चाहिए, और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर के बराबर है, और 16 जो है वो 4 के स्क्वायर के बराबर है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, पहला तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, दूसरा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपके रिलेशन वाले सेट को बिलोंग करते हैं। लेकिन नाउ नाइन कॉमा 4 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन सेट। वाई? ये हमारा ए है, ये हमारा सी है। ठीक है, जो हमने लिया था ए का वैल्यू 9 और सी का वैल्यू 4, वही हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो 9,4 हमारे रिलेशन वाले सेट को बिलोंग नहीं करता। रीज़न आपको पता है, क्योंकि 9 इज़ नॉट इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई ना करने की वजह से ये आपका रिलेशन वाले सेट को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया है? हाँ, दोनों नेचुरल नंबर्स तो है, बेसिकली नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, ए इक्वल टू बी स्क्वायर वाला कंडीशन। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या बोला था? स्टेटमेंट में बोला था कि ये रिलेशन सेट को बिलोंग करेगा, लेकिन रियलिटी में ये बिलोंग नहीं करता, इसलिए फॉल्स। तो तीनों के तीनों आंसर फॉल्स ही आए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझना होगा आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 10, सेट ए 1, 2, 3, 4, सेट बी 1, 5, 9, 11, 15, 16, और ये फंक्शन का सेट f 1,5, 2,9, 3,1, 4,5, 2,11 आर द फॉलोइंग ट्रू। अच्छा, ट्रू एंड फॉल्स फिर से। f
is a relation from A to B। क्या फंक्शन एक रिलेशन है A to B से? तो भाई साहब देखते हैं रिलेशन है कि नहीं। 1 के साथ 5 रिलेटेड है, ओके। 2 के साथ 9 रिलेटेड है, ओके। 3 के साथ 1 रिलेटेड है, ओके। 4 के साथ 5 रिलेटेड है, ओके। और 2 के साथ फिर से 11 रिलेटेड है, ओके नाइस। इट इज़ अ रिलेशन, सिंपल सी बात है, रिलेशन है, ठीक है। बिकॉज इस वाले सेट के एलिमेंट्स इस वाले सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है, तो सेट है, सॉरी रिलेशन है, ठीक है। तो इट इज़ ट्रू, यस, इसमें कोई डाउट नहीं। रोमन 2 देखते हैं। रोमन 2 में बोला f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम A to B। क्या फंक्शन है ये चेक करना होगा। तो फंक्शन चेक करने का शॉर्टकट ट्रिक ने क्या बताया था, अगर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं होगा वो सेट। तो क्या 1 रिपीट कर रहा है? नहीं। क्या 2 रिपीट कर रहा है? जी हाँ, 2 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ फॉल्स बिकॉज एलिमेंट 2 of set A has 2 images। बिकॉज एलिमेंट 2 का 2 इमेज है, एक तो भाई इसका इमेज 9 है, दूसरा इसका इमेज 11 है, लेकिन फंक्शन होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा ये है। सो एलिमेंट 2 ऑफ सेट ए हैज़ 2 इमेजेस। सेट ए का एलिमेंट 2 के 2 इमेजेस है, इसलिए ऐसा ये फंक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। जस्टिफाई हमने कर दिया है। अब 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला, f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z, ओके। फंक्शन सेट बिल्डर फॉर्म की मदद से इसको डिनोट किया गया, ए बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर सेट इज़ f ए फंक्शन फ्रॉम z टू z, ठीक है। f फंक्शन नहीं है, हमें पूछा गया क्या फंक्शन हो सकता है। f बेसिकली आपका z इंटू जेड का सबसेट है, मतलब रिलेशन है सिंपली, ठीक है। अभी के लिए ये क्या है, अभी के लिए ये हमारा रिलेशन है, फंक्शन नहीं बनाया अभी तक, ठीक है। हमें पूछा गया कि फंक्शन बन सकता है क्या हम इसको फंक्शन कह सकते हैं। अब करेंगे कैसे इसको, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप इसको सोच पाए तो वेरी गुड, ठीक है। तो ए बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट ए और बी आपके दोनों इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए, फंक्शन होने के लिए आपका दोनों सेट कौन कौन से, z और z, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एक इमेज होना ज़रूरी है, ओनली 1 इमेज होना ज़रूरी है, तो फिर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। सारे एलिमेंट्स के, मतलब -∞ से लेकर ∞ तक जितने भी एलिमेंट्स हैं इस वाले सेट में, सारे के सारे एलिमेंट्स के इमेजेस होना ज़रूरी है, और सिर्फ एक ही इमेज होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी फंक्शन कहलाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि a और b के मैंने वैल्यूज़ लिए, ठीक है, a और b के मैंने वैल्यूज़ लिए। थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैं लेट a का वैल्यू मैं 1 लेता हूँ और b का वैल्यू भी 1 लेता हूँ, इंटीजर वैल्यू, तो बेसिकली ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 1 इंटू 1 1, और a प्लस बी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है, ओके वेरी गुड। लेकिन अगर मैं -1, अच्छा यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं a का वैल्यू -1 लूँ और b का वैल्यू भी -1 लूँ, तब ए बी का वैल्यू फिर से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, बिकॉज माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है प्लस, और a प्लस बी किया तो -2 आया। तो देखो ज़रा गौर से, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए बी, और सेकेंड एलिमेंट क्या है, a प्लस बी। तो मैंने आपको क्या बताया था, फंक्शन है या नहीं चेक करने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि इस रिलेशन वाले सेट में
अगर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट कर रहा है तो वो कभी भी फंक्शन नहीं होगा। तो मैं काम करता हूँ आपके सामने, एफ सेट को मैं ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में लिखता हूँ रोस्टर मेथड में। तो पहला हमने क्या लिया, ए और बी को हमने 1 लिया, तो ए बी आया 1, ए प्लस बी आया 2, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ए 1, 2, ठीक है, इस फॉर्म में बना, ठीक है, ए बी कॉमा ए प्लस बी के फॉर्म में, ए बी का वैल्यू 1 और ए प्लस बी का वैल्यू 2, ठीक है। इसके बाद एक और ऑर्डर पेयर बन गया 1, -2, ठीक है, 1, -2 डॉट 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 डॉट। अब गौर से देखो, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर रहा है, सही बात है। तो क्या ये फंक्शन बन सकता है? नहीं बन सकता। और मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जांपल लिया है, तुम हज़ारों एग्जांपल्स ले सकते हो। कैसे? देखो, अब मान लेते हैं तुम्हारा मन नहीं भरा, तुमने और भी एग्जांपल्स लिए, ले सकते हो। लेट ए का वैल्यू 2 ले लो, बी का वैल्यू 2 ले लो, तो बेसिकली ए बी क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, और ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ये भी 2 + 2 4। अब तुम वही वैल्यूज़ नेगेटिव में ले लो। लेट ए का वैल्यू -2, बी का वैल्यू -2, तो ए बी का वैल्यू क्या आ गया, -4, और ए प्लस बी कितना आ गया, -4। अब फिर से देखो, फिर से एक और भी एलिमेंट्स लिखो, ठीक है, और एक ऑर्डर पर क्या बनेगा, 4, 4, और वही फिर से बन गया 4, -4 डॉट डॉट डॉट। तो बेसिकली ये जो सेट है एफ जो रिलेशन सेट है, इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर रहा है। देखो, यहाँ पर 1 रिपीट कर रहा है, यहाँ पर 4 रिपीट कर रहा है। तो मैंने कंडीशन क्या बताया कि रिपीट नहीं हो सकता, अगर रिपीट हुआ तो वो फंक्शन नहीं होता। तो बेसिकली आपको लिखना क्या है, रीज़न आपको ये लिखना होगा कि दिस सेट इज़ नॉट ए function because element 1 and element 4 of the set Z correspond to more than 1 images। सिंपल सा फंडा कि जो हमारा दो सेट थे, एक Z सेट था, एक और Z सेट था, उसमें Z सेट का जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसमें से 1 एक एलिमेंट है, 4 एक एलिमेंट है, ठीक है। इनमें से इन दो एलिमेंट्स के दो इमेजेस थे, एक इसका इमेज 2 था, इसका एक और इमेज -2 था, इसका एक इमेज 4 था, इसका एक और इमेज -4 था। तो इसीलिए ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, बिकॉज फंक्शन होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होने का कंडीशन था, ठीक है। तो बस हो गया, सिंपल। देन क्वेश्चन नंबर 12, सेट ए, लास्ट क्वेश्चन है, ओके। सेट ए 9, 10, 12, 11, 12, 13 क्या बोला, एंड लेट फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू नेचुरल नंबर्स, ओके। डिफाइंड, इसको कैसे डिफाइन किया गया, इसको डिफाइन किया गया बेसिकली कुछ ऐसे, एफ एन इक्वल्स टू द हाइएस्ट prime factor of n। तो बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो एक फंक्शन बनाया गया है, ठीक है, सेट ए से लेकर n के बीच में, n मतलब नेचुरल नंबर का सेट, और जो भी इनपुट तुम n का दोगे तो बेसिकली n का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इसका आउटपुट हो जाएगा। मतलब सपोज़ तुमने 9 इनपुट दिया, ठीक है, तो 9 का जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो इस फंक्शन का आउटपुट होगा।
समझे। तो हमें पता है कि भाई साहब सेट ए और एन के बीच में जब भी फंक्शन होता है तो हमारा डोमेन सेट कौन सा होता है, हमारा फर्स्ट सेट डोमेन सेट होता है और दूसरा सेट को डोमेन होता है। सही बात है। तो हमें क्या करना होगा, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं एक एक करके हमें यहाँ पर इनपुट देना होगा और आउटपुट निकालना होगा उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, और वही जो वैल्यूज़ मिलेंगे हमें उसी को हमें निकालना है, बिकॉज वही हमारे रेंज होते हैं। बिकॉज आउटपुट का वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रेंज। तो बेसिकली सबसे पहले f ऑफ 9 क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हमने इनपुट दिया क्या 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा, तो 3 सबसे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है तो 3 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है। इसके बाद f ऑफ 10, अब 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 इंटू 5, अब इनमें से बड़ा प्राइम फैक्टर कौन है, 5 है, तो 5 सिलेक्ट हो जाएगा, तो इट इज़ 5। समझे, बहुत इजी। इसके बाद f ऑफ 11, अब 11 तो प्राइम नंबर है खुद, तो इसका तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11 ही होगा, ठीक है ना, बिकॉज 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन 11 इंटू 1 है, 1 तो प्राइम नहीं है, तो 11 इज़ द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11, सिंपल। इसके बाद 12, f ऑफ 12, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 3 इंटू 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 भी प्राइम फैक्टर 3 भी प्राइम फैक्टर, लेकिन बड़ा प्राइम फैक्टर कौन है 3, तो इसलिए होगा 3। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट f ऑफ 13 खुद एक प्राइम फैक्टर है, सॉरी प्राइम नंबर है, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर वो खुद ही होता है 13। ओके, सो नाउ व्हाट विल बी द रेंज। रेंज मतलब क्या, जो आउटपुट मिला है उसी का सेट। तो आउटपुट मुझे क्या क्या मिला है, 3, 5, 11, 3, 13, तो यही इनका सेट बना दो, वही रेंज होता है। अगर आपको डाउट है तो बेसिकली ऑर्डर पेयर बना लो फंक्शन सेट का रोस्टर फॉर्म में, कि जब तुमने इनपुट 9 दिया तो आउटपुट 3 आया, तो 9,3, जब इनपुट 10 था आउटपुट 5 आया, जब इनपुट 11 था तो आउटपुट भी 11, जब इनपुट 12 आउटपुट 3, जब इनपुट 13 आउटपुट भी 13। कहाँ गया, हाँ। तो बेसिकली रेंज मतलब क्या, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट लिख दो भाई, रेंज हो जाएगा बेसिकली जो जो आउटपुट मुझे मिला है इनपुट देने के बाद उनका सेट, 3, 5, 11 एंड 13, ठीक है, एंड दिस इज़ योर आंसर। समझे, और हो गया हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, इसका PDF फाइल मिल जाएगा तुमको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, इजी लगा होगा। इसी के साथ मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ठीक है, दिस इज़ योर सेकेंड चैप्टर मैथमेटिक्स का रिलेशंस एंड फंक्शंस कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट है तो बताना कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।